सच सच बताना कितने लोगों को बस खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों, कितनी होनी चाहिए कुछ नहीं पता, बस हो रही है स्पेन की जीतने की। ये मेरे साथ तो भाई देखो यही हो रहा है। कमेंट जरूर करना, अभी कर दो। लेकिन ये पहला एपिसोड है हमारा, इसके बाद एक और एपिसोड आएगा जो कि सोलली फोकस करेगा यहाँ पर लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना का क्या कहानी रहेगी। क्योंकि अभी यहाँ पर 3 बज रहे हैं और भाई मेरे को कुछ ना पढ़ना है ना ही बस मैंने सेलिब्रेशन देखा है, लेकिन ना ही मेरे को कुछ नहीं। जब मैच इतना बेहतरीन हो ना तो उस पर बात करने के लिए और उत्सुकता और क्यूरियोसिटी जागती है। और कहीं ना कहीं आज मैं एपिसोड में इंग्लैंड की दात और इंग्लैंड को लात दोनों देने वाला हूं। क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव तो था मैच 2-1 पे खत्म हुआ। ऑफ कोर्स नॉट अ हाई स्कोरिंग गेम, लेकिन मैंने तुमको कहा था कि इंग्लैंड इस मैच को डेफिनेटली एक्स्ट्रा टाइम की तरफ लेके जाएगी। लेकिन स्पेन अगर निकाल सके और स्पेन अगर निकाल लेगी तो ये गेम 90 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। स्पेन में वो काबिलियत है, इंग्लैंड में भी वो काबिलियत थी, बस निक यहां पर स्पेन कर गई। मैं कहूंगा कि आज डेफिनेटली इंग्लैंड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा कुछ एरियाज में, और कुछ एरियाज में तो ऑब्वियसली लात खाने वाले काम किए हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैच की स्टार्टिंग की बात करते हैं। पहला हाफ कैसे निकल गया आपको पता नहीं चलेगा। आप इतना यहां पर एज ऑफ द सीट पे रहोगे, सीट के किनारे पे आप इतना ज्यादा रहोगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि 45 मिनट निकल किधर गए। लेकिन कुछ चीजें जो कि मैंने नोटिस करी पहले हाफ में वो बहुत बढ़िया थी। सबसे पहले तो यहां पर जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा हुआ नहीं कि ट्रिपियर नहीं खेला। अब यहां पर डेफिनेटली यहां पर साउथगेट ने लूक शॉ को प्रेफर करा, जो कि ठीक भी है। लूक शॉ नहीं सिर्फ आपको डिफेंसिवली थोड़ा सा ऑफ कोर्स अच्छा कवर देता है, बट आपको यहां पर वो ऑफेंसिवली बढ़िया कवर देता है। इसी के साथ यहां पर उसने हैरी केन को खिलाया और यहां पर अपनी टीम को वैसे ही सेटअप किया जैसे वो करना चाहता था और करता हुआ आ रहा था। बस लूक शॉ का चेंज था, उसके अलावा ज्यादा चेंज था नहीं। लेकिन इसी के साथ अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन ने भी यहां पर थोड़े से ट्विक्स तो जरूर करे थे। और देखो पहला ट्विक जो मेरे को देखने को मिला वो ये था कि आज लमीन यमाल को सबसे बड़ा थ्रेटनिंग आउटलेट नहीं बनाया गया। इसके पीछे ये स्ट्रैटेजी थी कि भाई लमीन यमाल को सेंट्रली खिलाएंगे, लमीन यमाल को थोड़ा विंग से इनवर्ड शिफ्ट करेंगे, काइंड ऑफ फोर्डन टाइप उसने उसको रखा, और निको विलियम्स को प्रॉपर आउटलेट बनाएंगे। अब इसके पीछे शायद से रीजन ये भी हो सकता है कि भाई लूक शॉ वर्सेस लमीन यमाल से बेटर है कि कायल वॉकर और यहां पर आप थोड़ा सा निको विलियम्स, क्योंकि निको विलियम्स काफी डायरेक्ट है, निको विलियम्स काफी ज्यादा डायरेक्ट है। अब आई थिंक ये चीज थोड़ी बैकफायर कर गई, क्योंकि जहां निको विलियम्स काफी डायरेक्ट है और उसकी क्वालिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वहां पर कायल वॉकर है जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ एक्सेलरेशन में भी काफी तगड़ा है। तो लमीन यमाल वर्सेस लूक शॉ एटलीस्ट इंटरेस्टिंग हो सकता था। लेकिन जो चीज आप दोनों ही टीम में कॉमन म्यूचुअल नोटिस करोगे वो ये है कि दोनों ही टीम ने एक दूसरे के विंगर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हो सका वो किया। चाहे बात करें यहां पर बुकायो साका और फुल बैक के पार्टनरशिप की, चाहे बात करें निको विलियम्स और लमीन यमाल, दोनों का ही एक साथ ड्रॉप करना जिससे इंग्लैंड के विंगर्स को और उनके फुल बैक्स को कोई भी यहां पर चांस ना दिया जाए। अगर मिडल ऑफ द पार्क की बात करें तो यहां पर पूरी तरीके से फिल फोर्डन रॉड्री पे चिपका हुआ था, जिससे रॉड्री का ऑफेंसिव आउटपुट अफेक्ट हुआ। लेकिन भाई रॉड्री ने क्या कमाल का काम किया, मतलब कितना ही खूब, मतलब उसने मेरे को लगता है एक हैरी केन का और एक और शॉट था जो उसने बिल्कुल वो तो 100% शॉट था कि वो शॉट ऑन टारगेट है और यहां पर उनाई सिमन को एक अच्छा खासा सेव निकालना पड़ेगा, लेकिन रॉड्री ने वो चीज वहीं के वहीं रोक दी। दैट वाज क्रूशियल। वो रॉड्री को पूरी तरीके से डिफाइन करता है कि रॉड्री आपको हर चीज करता हुआ दिखेगा, लेकिन रॉड्री फिर एक ऐसा टैकल कर देगा कि आप लिटरली बोलने पे मजबूर हो जाओगे कि दैट वाज समथिंग डिफरेंट, दैट वाज समथिंग यूनिक। इसीलिए ये बंदा बैलन डोर के कॉन्वर्जेशन में आता भी है और वर्दी भी है। इसके साथ अगर बात करें तो यहां पर एक कहानी जो कि शुरू से आखिर तक चलती रही और अल्टीमेटली उसका कोई आंसर नहीं हैरी केन दे पाया। हैरी केन पिकफोर्ड से भी पीछे खेल रहा था, इतना पीछे खेल रहा था, मतलब पागल है, बावला है, मतलब क्या कर रहा है भाई तू। मतलब मेरे को समझ में, अब देखो प्रॉब्लम यहां पर ये थी कि पहले हाफ बहुत इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि इंग्लैंड बहुत अच्छे से डिफेंड कर पा रही थी और स्पेन यहां पर तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी के साथ इंग्लैंड के पास जो प्लेयर्स थे आज कहीं ना कहीं सुई धागे की तरह जोड़ने की, उसको पिरोने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। और उसका सिर्फ एक ही कारण है। काफी लोग यहां पर हैरी केन को कहेंगे, अब देखो हैरी केन के बचाव में भी एक आर्ग्यूमेंट तो है, ऐसा नहीं है कि हैरी केन को पहले हैरी केन को ही मारते हैं। हैरी केन के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये कि उसकी पोजीशन उसको भी नहीं पता, वो गजनी है, वो उसको पता ही नहीं है कहां खेल रहा है वो। मैंने लेजिट उसको सेंटर बैक के तौर पे
डिफेंड करते हुए देखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज अ स्ट्राइकर भाई इतना भी क्या सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहा है? ऐसे तो मोराटा भी डिफेंड कर रहा था यहाँ पर कुकुरेया के लिए आके, लेकिन वो खेल भी तो रहा था, फिर वो होल्ड भी तो कर रहा था बॉल को। हैरी केन के साथ प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे कंफ्यूजन और इस पूरे सर्कस के चक्कर में होता यह है कि बेलिंगम को अगर बॉल मिलती है उसको नहीं पता क्या करना है, अगर फिल फोर्डन को बॉल मिलती है उसको नहीं पता क्या करना है, और अगर हैरी केन को बॉल मिलती है तो उसको भी नहीं पता क्या करना है। ये इतने डीप बैठे होते हैं कि इनको मतलब आपको शायद से अंकारा मेसी या फिर प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो या नेमार, आपको इन तीनों में से कोई एक होना पड़ेगा, तभी आप यहां पर 6-7 डिफेंडर्स को कटा के लिटरली आप 200 मीटर की दौड़ भाग के गोल मार के आ सकते हो। इसके अलावा कोई चांस नहीं है। अब इसमें एक बचाव यह है कि हैरी केन के पास पेस हमेशा से नहीं थी, तो ये कोई शॉकिंग चीज तो है नहीं, तो वो गेट इन बिहाइंड भी नहीं करेगा। लेकिन हैरी केन को प्रॉपरली स्ट्राइकर ना यूज कर पाने के पीछे एक रीजन है कि आपके पास क्रिएटर भी तो नहीं है। बेलिंगम प्रॉपर क्रिएटर नहीं है, वह ट्रांजिशन में बेहतरीन क्रिएटर है, और वो हमको दिख भी गया जब उसने कोल पाल्मर को सेटअप किया, क्या बेहतरीन चीज करा चुम्मेश्वरी। ये आईक्यू लोग बेलिंगम को कितना ही नीचे गिराते रहे, लेकिन बेलिंगम ऐसा एक पास तो निकाल ही देता है जो कि लाइक लेजिट आईक्यू ऊपर के लेवल का है। लेकिन अगर यहां पर फिल फोर्डन की बात करें तो उसे बॉल अपने पैर में रखने की आदत है, और वो अपने आप ही सेल्फ सफिशिएंट बनता है कि भाई ठीक है मैं अपने आप काम कर सकता हूं। बुकायो साका इकलौता ऐसा प्लेयर है जो कि कुछ क्रिएट कर सकता है किसी भी स्ट्राइकर के लिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहां पर ओले वॉटकिंस और कोल पाल्मर के आते ही यहां पर गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि अब आपने एक ऐसा स्ट्राइकर डाल दिया जो कि गेट इन बिहाइंड पिच को खींच सकता है, होल्ड कर सकता है, शूट कर सकता है, हिल डुल सकता है, हिला सकता है, हस्तमैथुन कर सकता है। लेकिन आपने यहां पर कोल पाल्मर को भी डाल दिया जो कि अपार्ट फ्रॉम बुकायो साका अब एक क्रिएट, अब एक सैक्रिफाइस, अब एक कंट्रीब्यूशन कर चंदा डाल सकता है, वो नहीं डाल रहा था कोई। लेकिन हैरी केन के साथ ये भी प्रॉब्लम थी कि हैरी केन अगर क्रिएट नहीं करेगा तो कौन करेगा, और हैरी केन बुकायो साका के लिए क्रिएट करे जो कि मोबाइल है, जो कि काफी बढ़िया फॉर्म में, या फिर बुकायो साका हैरी केन के लिए क्रिएट करे। आई थिंक हैरी केन ने डिसाइड किया कि मैं उसके लिए क्रिएट करता हूं, उस पर ज्यादा पेस है तो मैं पीछे रहता हूं, वो आगे रहेगा। इसी चक्कर में यहां पर ये वहीं रह जाते हैं, फिर ये वहीं बस अड्डे पे जैसे बस खड़ी रहती है ना 11-12, वहीं खड़ी रहते हैं। एक अच्छी परफॉर्मेंस पिकफोर्ड से भी आई। लमीन यमाल को काफी सारे लोग कहेंगे कि लमीन यमाल ने 2 चांस मिस कर दिए, लेकिन चांस मिस करने से ऊपर एक उठ के अगर हम बात करें तो वो पिकफोर्ड की परफॉर्मेंस थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस, सेक्सी। सेकेंड हाफ की गेम स्टार्ट होता है और यहां पर जो गोल आता है वो खुलना ही था। आप कितना ही लाइक इंग्लैंड को सिर्फ बढ़िया डिफेंड करा, इंग्लैंड बेहतरीन डिफेंड करा, मजा आ गया डिफेंडिंग में। डेक्लन राइस, कोबी माइनू सब बढ़िया थे, कायल वॉकर भी यहां पर निको विलियम्स को अच्छा टक्कर दे रहा था, डिस्पाइट कि पहले हाफ में निको विलियम लिटरली कैरी कर रहा था स्पेन को। और ये मैं अच्छे टर्म्स में कह रहा हूं, किसी भी तरीके से क्रिटिसिज्म नहीं, कोई है ही नहीं क्रिटिसिज्म स्पेन के लिए पहले हाफ में, सही बता रहा हूं मैं। लेकिन सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही अगर आप एक बार स्विच ऑफ हो जाओगे, वो भी उस टीम के अगेंस्ट जो कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी टैक्टिक्स और अपने गेम पे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो अडेप्ट भी करना जानते हैं, लेकिन वो रूथलेस भी होना जानते हैं, और वो गोल मार दिया उन्होंने। मैं बस यही बता रहा हूं, इंग्लैंड जैसा मैंने कहा था कि गेम खींचने की कोशिश करेंगे, उनको पता था कि एक गोल आने वाला है, एक गोल आ जाएगा। ओले वॉटकिंस कोल पाल्मर को लाते ही यहां पर हमारा अटैकिंग आउटपुट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। कोई शॉकिंग नहीं है कि हैरी केन के जाते ही यहां पर गेम्स चेंज हो गया और गेम का पेस बढ़ गया, लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम का सोच रहे थे, जो कि जा भी रहा था। लेकिन स्पेन कॉन्फिडेंस की बात करूं, मोमेंटम की बात करूं, या फिर उनके टैक्टिकल ट्विक्स की बात करूं, आपको बता दूं मैं यहां पर कि स्पेन ये वही टीम है जिसने यहां पर रॉड्री को पहले हाफ के बाद खो दिया। उन्होंने जुबिमेंडी को लेके आए, इसका मतलब यहां पर अब रॉड्री सोल पिवट नंबर 6 नहीं खेलेगा, अब यहां पर फबियान रुइस पीछे आएगा और वो जुबिमेंडी को मदद करेगा। डैनी ओल्मो की बात करें, मजा आ गया निको विलियम्स, डैनी ओल्मो का इन द लाइक एक अलग ही पर्सनालिटी दिखती थी। इंग्लैंड जब स्पेन के पेनल्टी बॉक्स के पास तो हबड़ तबड़, पैनिक, आइसोलेशन, कोई कंट्रीब्यूशन, कोई कोलिशन, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जब स्पेन इंग्लैंड के पेनल्टी बॉक्स के पास जाती थी तो वहां पर आपको 1-2 टच दिखते थे, वहां पर आपको लिटरली ऐसा लगता था कि इंग्लैंड कांप रही है। पहले हाफ में एक क्रिटिसिज्म शायद से मैं कर भी सकता हूं कि स्पेन ने चांसेस बहुत गंदे लिए, मतलब आई थिंक वो जो मोराटा को सेटअप कर रहे थे वो काफी बेकार था, बहुत बेकार था। मतलब कुछ क्रॉसेस चाहे लमीन यमाल के आए चाहे फबियान रुइस के आए, वो काफी ज्यादा बेकार थे। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें यहां पर मोराटा की, मोराटा एक ऐसा बंदा है जो कि अपने आप को टीम के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए बिल्कुल न्योछावर ही कर देता है। लेकिन एक गेम बड़ा तगड़ा था, कुकुरेया ओयारज़ाबाल को सेटअप कर रहा है। कुकुरेया ने डिफाइन कर दिया कि भाई उसने मोहर लगा दी कि वो उसका ये टूर्नामेंट बेस्ट टूर्नामेंट गया है उसकी लाइफ का,
और उसने वो सारी प्रेजेस, सारी तारीफों को पूरी तरीके से उसने जस्टिफाई कर दिया उस एक पास से। डेफिनेटली यहाँ पर इंग्लैंड के लिए एक डिसहार्टनिंग और हार्ट ब्रेक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप गेम फाइनल में जाके भी इस स्क्रॉप ऑफ प्लेयर्स के साथ भी अगर आप एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी शूट आउट टारगेट कर रहे हो या फिर आप एक मोमेंट टारगेट कर रहे हो, ऐसे ही आए हैं। बेलिंगम ने मोमेंट पिक किया था, सेमीफाइनल में आ गए, क्वार्टर फाइनल में आ गए। उसके बाद यहाँ पर अब आज कोल पामर ने मोमेंट पिक किया तो टाई कर दिया आपने। कोई टैक्टिकल कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई टैक्टिकल सुपीरियोरिटी नहीं है जो कि होनी चाहिए जब आपके पास कोल पामर, इवान टोनी, ओले वॉटकिन जैसे प्लेयर हैं। क्रिएटिविटी और सुपीरियोरिटी प्लान होना ही चाहिए। धन्यवाद।